अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मेरा नाम मोहम्मद अकबर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ जो है वो मैं करना चाहूँगी अकबर, कोरोना की सूरत हाल फिर से जो है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है। थर्ड वेव है। सेकंड वेव में 1000 से कम केसेस आना शुरू हो गए थे, लेकिन आज जो नंबर्स आए सामने वो 2258 केसेस 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। तो एक मरतबा फिर एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल वैक्सीन आ गई है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा जरा सब्र। हम लोग भी ना मतलब जरा तमीज़ तरीके से उसे लेके चलें, फिर हम बहुत फ्री हो जाते हैं। वैसे अचानक हो तो जाते हैं, लेकिन देखिए ना, जब हमें ये कहा जाएगा, हमारे वज़ीर आज़म कहेंगे कि अब तो ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। शुरू में डर था, खौफ था, आपने देखा कि हर कोई डर रहा था कि हमें ना लग जाए, लेकिन अब बड़े नॉर्मल हो गए। एटलीस्ट मास्क तो पहन सकते हैं। वो वज़ीर आज़म खुद भी पहन के फिरते हैं हर जगह पे। मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट मास्क पहन लें, क्योंकि और कुछ नहीं तो अगर किसी को कोरोना होगा तो उससे आप बच जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर एहतियात करना। स्कूल जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए दोबारा से बंद हो गए हैं। 15 मार्च से 28 मार्च तक के लिए सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि तमाम तालीमी इदारे। ये कल वाज़ेह किया था एनसीओसी इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात जो तालीमात हैं शफ़क़त महमूद साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया था। इसके अलावा और जो पाबंदियाँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा दोबारा से लगा दी गई हैं। 15 दिन है, चले अच्छा है थोड़ा सा दोबारा अगर कंटेन हो जाए। और मीनवाइल खास तौर पे जो बुजुर्ग अफराद हैं, अपने बड़ों का ख्याल हमें करना चाहिए रखें और उन्हें वैक्सीन लगवाएं सबसे पहले, और फिर उसके बाद जरा कुछ सुकून हमें भी हो जाएगा। 1166 पर आप उनका जो ID कार्ड नंबर है, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसको मैसेज करें। आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी और कहाँ पर जाकर उन्होंने वैक्सीन लगवानी है ये भी आपको पता चल जाएगा। बहरहाल आज हमने इस पर भी बात करनी है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है कल। अच्छा, कौन जीत रहा है? आई डोंट नो। अभी इस वक्त जो सिचुएशन आप किसे जितवा रही हैं? मैं किसको जितवा रही हूँ? मुझे लगता है कि शायद सादिक संजरानी साहब जीतेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? हमारी सोच काफी मिलने लगी है वैसे। लेकिन ये वैसे मारूजी हकाइक भी हैं। इस वक्त जो नंबर्स गेम है वो हुकूमत के हक में है, और कुछ सेनेटर्स ऐसे हैं ऑपोजिशन के भी। ऐसी नंबर गेम पहले हफीज शेख वाली जो थी, शेख साहब के अच्छा नहीं, वहाँ पे देखें थोड़ा सा और मसला था ना, वो सीक्रेट बैलेट था, फिर और मामला थे। यहाँ पे वो मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया है, कल शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, उससे पहले शिबली फराज साहब ने कह दिया कि हम बाय द बुक नहीं चलेंगे और हम हर बार आजमाएंगे और शेख साहब ने पता है क्या कहा है? शेख साहब ने ये कहा है कि जो हम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वही करेंगे जो हफीज शेख के साथ ऑपोजिशन ने किया था। तो इसका क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन इस पर इसका मतलब ये है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि अब हम ज़मीर जगवाएंगे ऑपोजिशन। लेट्स सी, इसका मतलब अगर यही था, हाँ ये मतलब है इसका, तो आगे क्या होता है? तो अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा? ऐवान बाला को कौन चलाएगा? सादिक संजरानी या फिर यूसुफ राज़ा गिलानी? इसका फैसला कल हो जाएगा। ऑपोजिशन की बात की जाए तो उनको अददी एतबार से हुकूमत पर बरतरी हासिल है, लेकिन हुकूमत जो है वो सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने का ऐलान कर चुकी है। अब देखना ही है कि कहीं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी वही तो नहीं होगा जो कुछ सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुआ था और यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख के इलेक्शन में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये है कि एक तो 52 और 47 का था ना इनका, तो इसहाक डार साहब तो यहाँ पे है नहीं। उन्हें आप वैसे निकाल दें। उसके अलावा 2-3 सेनेटर्स हैं, उन्होंने KNP के सेनेटर हैं, PMLN की सेनेटर हैं, वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने पार्टी ये ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने बता दिया वो अपनी पार्टीज को कि हमारे चूंकि ज़ाती ताल्लुकात है सादिक संजरानी के साथ, तो हम वहाँ पे वोट करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि 52, 47 हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिर्फ नंबर्स ऊपर नीचे होने। और अच्छा चले, ये तो चले चेयरमैन सेनेट की बात होगी। अक्लियत में बदल जाएगी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट कौन होगा? वो भी नहीं गई होंगे, वो भी नहीं गई होगा। अब्दुल गफूर हैदरी साहब तो नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत भी उनको पेशकश कर चुकी है कि आप हमारे डेप्यूटी चेयरमैन। वो मजाक किया है वैसे। अच्छा, हाँ, वो मैंने क्लिप दोबारा देखा, आप भी उसे देखें। वो परवेज खटक साहब के कान में पहले कुछ सादिक संजरानी साहब ने बात की, फिर उन्होंने बाकायदा ना मजाक के मोड में वो इस तरह से, वो मीडिया ने फिर उसको एक स्टेटमेंट तो है, एक बड़े सीनियर सीरियस आदमी है बिल्कुल, क्योंकि PDM के इजलास में यही फैसला हुआ था कि उनको आप डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार बनाने लगे हैं। छेड़छाड़ किया है। चले बहरहाल इस छेड़छाड़ का नतीजा क्या निकलता है ये तो कल पता चल जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब। सदाकत अब्बासी साहब ज्वाइन करने के लिए ये बताइएगा कि हुकूमत सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए बहुत पुरएतमाद है, लेकिन नंबर गेम जो है वो आपके हक में नज़र नहीं आ रही है। और हुकूमत जो सेनेट इलेक्शन से पहले फेयर प्ले की कोशिश कर रही थी, अब इस मरहले में वो किस तरह से ऑपोजिशन के अरकान को आमादा करेगी कि वो आपके हक में वोट दें?
देखिए, पहली तो बात है जो आपने कहा नंबर गेम हमारी फेवर में नहीं है, ये भी आपकी अपनी एजम्पशन है। नंबर गेम क्या है ये फिर हम बताना ज़रा सियासी बात है, पहले नहीं बता सकते। दूसरी बात फेयर प्ले, हमने कभी नहीं कहा कि कोई हमारा वोटर दूसरी तरफ वोट ना दे या उनका वोटर हमें वोट ना दे। हम जो फेयर प्ले कहते हैं और जो हम गलत बात जिसको हम समझते हैं वो है पैसों का इस्तेमाल। वोट को खरीदे कोई ना, वोट को बेचे कोई ना। अगर कोई ऑपोजिशन का बंदा हमें वोट देना चाहता है और हमारा कोई बंदा उनको वोट देना चाहता है तो, और पैसे का लेन देन नहीं है, तो तब तो बात ठीक है। जो हम अनफेयर की बात कर रहे थे कि आप देखें कि एक ही बैलेट बॉक्स में, एक ही इलेक्टोरल कॉलेज में 2 वोट पड़ते हैं, जिसका बेटा रात को पैसे देता पकड़ा जाता है उसके वोट ज़्यादा निकलते हैं, और उसी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार जिसके पास पैसे मेरी तरह थोड़े हैं उसके वोट कम निकलते हैं। तो ये हमारी एविडेंस है, और जिसकी वीडियो पकड़ी जाती है वो मानता है कि ये वीडियो मेरी है, तो हम उसको अनफेयर कह रहे हैं। नहीं, लेकिन अब्बासी साहब आप कह रहे हैं कि वोट खरीदे कोई ना, वोट बेचे कोई ना, लेकिन शिबली फराज साहब जब कहते हैं कि हम हर हरबा आजमाएंगे, शेख रशीद कहते हैं कि जो ऑपोजिशन ने किया, और आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने पैसे चलाए, तो शेख साहब कहते हैं कि हम भी वैसे ही करेंगे। तो ऑपोजिशन अरकान को खरीदने की बात हो रही है ना यहाँ पर सादिक संजरानी साहब की जीत के लिए। शिबली फराज साहब से मेरी बात भी हुई, मैंने कहा ये बयान, उन्होंने कहा मेरे बयान का मतलब ये है, उन्होंने बाद में ट्वीट भी कर दिया कि इस दफ़ा हम शराफत में खेलते रहे और उन्होंने आके पैसों से हमारे बंदे खरीदे। इस दफ़ा हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि उनको हम गेम के अंदर फेयर प्ले इंश्योर कराएं। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई भी आदमी इमरान खान के होते हुए कोई ऐसी बात कर सकता है, ऐसी बात की जरूरत कर सकता है। हमारा सारा अखलाकी स्टैंड है इसी पे कि वोट में, सियासत में, कन्विंस करने में, कैंडिडेट की अच्छाई बुराई में हम जीतेंगे। हमारा ख्याल है कि हम इसलिए जीतेंगे कि हमारा कैंडिडेट साफ सुथरा है, हमारा कैंडिडेट ऐसे सूबे से है जो पसमानदा है, जहाँ के लोगों को नुमाइंदगी चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा वोट भी हमें बलोचिस्तान और केपी से पढ़ने की उम्मीद है। और इसके अलावा हमारे मुकाबले में जो कैंडिडेट है वो करप्ट है, उस पर हार चोरी का इल्ज़ाम है, उसको सज़ा याफ्ता है, उसको मुस्लिम लीग नून ने उसके खिलाफ कैंपेन करके उसको निकाला था। तो ये सारी चीज़ें हमें सूट करती हैं, इसकी बुनियाद पे हम जीतेंगे। लेकिन सदाकत साहब समझ नहीं आती ना कि इस तरह के बयानात ही क्यों दिए जाते हैं जिनको बाद में एक्सप्लेन करना पड़े। बहरहाल अगर सादिक संजरानी साहब जीत जाते हैं तो आज हॉर्स ट्रेडिंग के जो इल्ज़ाम ऑपोजिशन पर लग रहे हैं वो कल हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगेंगे। समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला रुकेगा कहाँ पर जाकर। अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुकूमत भी करती है तो फिर हम में और पीपल्स पार्टी और नून में कोई फ़र्क नहीं है, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में होके 2 पार्टियां जो ख़त्म हो रही हैं, एक पार्टी पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी, अब वो सिंध रूरल की पार्टी रह गई है। मुस्लिम लीग नून का भी कोई ना, कोई उनके पास पश्तून बेल्ट में कोई MNA MP है, ना बलोचिस्तान के पूरे सूबे में उनके पास कोई MNA MP है, ना कोई सिंध में उनके पास MNA MP है, जबकि PTI पूरे पाकिस्तान में है। तो जो लोग MNAs MPs हैं उनको पता है कि आने वाले दौर में PTI और ऊपर जाएगी, उनकी सियासत हमारे साथ वाबस्ता है, जबकि दूसरी पार्टियां जो है वो श्रिंक हो रही हैं, वो अपने रोल बैक कर रही हैं, वो पैक ऑफ कर रही हैं। इसलिए हमें खरीदने और बेचने की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा अब्बासी साहब, कुछ रोज़ पहले मरियम नवाज़ ने भी ये बात की, अब सेनेट इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हुकूमत दोबारा से इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट में लेकर जाएगी। इस कानून साजी पर अपोजिशन से कोई बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, सेम पेज पर आने की कोशिश की जाएगी? अपोजिशन को तो इसलिए हम दावा नहीं कर सकते कि जब हम कानून साजी लेके जाते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो फौरी तौर पे हमसे NRO मांगते हैं। हमने फैटफ की, जो इनकी वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में गया था, हमने उसको निकालने के लिए कहा, तो ये 34 पॉइंट नैब के ठीक करने के लिए ले आए। तो हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट ना सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात करे बल्कि वोटिंग मशीनें लेके आए। जिस तरह अमेरिका में इलेक्शन हुआ, बहुत शोर शराबा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मेरे साथ धांधली हुई, लेकिन चूंकि मशीनें मौजूद थी, रिकॉर्ड मौजूद था, एक जगह भी वो धांधली साबित नहीं कर सका। इसलिए आज अमेरिका में नया प्रेसिडेंट बैठा है। हम चाहेंगे कि इमरान खान के दौर में ऐसा इलेक्शन हो कि आने वाली नस्लें हमें, जिस तरह और बहुत सारे अच्छे कामों में याद रखती हैं, हमें इस इंतखाबी, ये जो एक कज़िया खुल जाता है कि हर हारने वाला कहता है कि हम इलेक्शन में साथ धांधली हुई है और जीतने वाला कहता है बेचारा अपने आप को डिफेंड करता रहता है, ये मामला ख़त्म होगा इंशाल्लाह। इंतखाबी जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं वो PTI का बड़ा एजेंडा है, और इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी इस मुल्क के वोटिंग सिस्टम का इंशाल्लाह। सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमती मौक़िफ़ तो आ गया, कुछ अपोजिशन का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शिबली फराज साहब ने, शेख रशीद साहब ने, हुकूमती नुमाइंदों ने ये सरेआम ऐलान कर दिया है कि जो अपोजिशन ने किया है हफीज़ शेख
के साथ हम भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वही करेंगे, तो कितनी पुरुमीद है अपोजिशन इस आई सूरत हाल में कि गिलानी साहब जो हैं वो जीत जाएंगे? देखिए, वो जो मर्जी जला लें और पता नहीं क्या क्या उनका जल गया है, उसको जलने दें, लेकिन बहरहाल एक सियासी तौर पर हम सियासी हिकमत अमली के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अक्सरियत हासिल है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अक्सरियत हासिल रहेगी। तो सब अभी नंबर्स गेम तो आपकी फेवर में जा रही है, आपको थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद हुई थी उसमें जो कुछ हुआ वो आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा। क्या उसके बाद भी आप गिलानी साहब की जीत का दावा करेंगे? देखिए, हमने उससे सीखा। बहरहाल एक ऐसा इशू था जिसमें हम बहुत रिलैक्स थे, हम कोई कैंपेन नहीं कर रहे थे, हमें पता था हमारे पास मेजॉरिटी है, लेकिन उससे हमने लर्न किया है, सीखा है, और उसके बाद ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़वाया गया और वहाँ पे कामयाब होकर यहाँ पे भी बिल्कुल अक्सरियत है जहाँ पे कामयाबी हासिल होगी। और उम्मीद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसे एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जब इस मुल्क के सेनेट का चेयरमैन होगा तो कानून साजी के अंदर सियासी तौर पर इस मुल्क को बहुत मदद मिलेगी। अच्छा सर, चौधरी मंजूर साहब, पीडीएम में अब तक पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी सियासत से बाहर ना निकलने की हिकमत अमली है वो काफ़ी कामयाब रही है, तो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी अगर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं उसके बाद लॉन्ग मार्च के फैसले पर भी नजरसानी हो सकती है? मार्च का तो देखिए ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपनी तैयारी कर ली है। सारे सूबों के अंदर, सारी जगहों पे 6 यूनिट्स के अंदर हमने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है। 26 तारीख को बिलावल साहब कराची से निकलेंगे। ये सिर्फ कहना कि पार्लिमानी सियासत के अंदर ही और बाहर क्यों नहीं है, बाहर भी पीपल्स पार्टी का ज़्यादा तजर्बा है, किसी भी जमात से ज़्यादा लड़ाई का तजर्बा है, पार्लिमानी सियासत में भी हमारा तजर्बा सबसे ज़्यादा है। और अल्टीमेटली वो फैसले दुरुस्त साबित हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये जो पहला फैसला है सेनेट के इलेक्शन का, आप बाइकआउट ना करें, उसका नतीजा देख लें। एक सीट ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख दिया। हमने कहा कि बाई इलेक्शंस में हिस्सा लें, उन बाई इलेक्शंस ने 2018 के इलेक्शन का भरम खोल के रख दिया कि एक्चुअली वो इलेक्शंस क्या थे। और इसी तरह से मुस्ताफ़ी फ़िलहाल ना होना भी एक बेहतर फ़ैसला है अभी तक, लेकिन अभी लॉन्ग मार्च का डेट आ गई है। आगे देखेंगे, दोनों चीज़ों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं और दोनों चीज़ों के अंदर अब हर फोरम के ऊपर लड़ाई करेंगे, चूँकि बिलावल साहब ने कहा है कोई फोरम खाली नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी का अपोजिशन का मौक़िफ़ भी आ गया है। एक बात से मैं इत्तेफाक करूंगी कि उनकी जो हिकमत अमली थी ना कि पार्लिमानी सियासत से नहीं निकलना, जैसे कि चौधरी साहब भी कह रहे थे कि एक सीट ने, सेनेट की एक नशिस्त ने पाकिस्तान की सियासत का जो एक धारा था ना उसको बदल कर रख दिया। कोशिश हुई लेकिन फिर वो दोबारा आदम एतमाद के बाद तकरीबन वापस उसके बावजूद हुकूमत को हिला कर रख दिया। ये आप इत्तेफाक करेंगे? लेकिन वो जो कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ सीखा उस जब आदम एतमाद आई थी चेयरमैन सेनेट के साथ, तो हुकूमत ने भी बहुत कुछ सीख लिया हुआ अब तक। अच्छा, ये कल पता चलेगा सीखा या नहीं। अच्छा, अगर गिलानी साहब फर्ज कर लेते हैं अगर जीत जाते हैं तो हुकूमत के लिए तो फिर बहुत ज्यादा मसले बन जाएंगे, नहीं? अच्छा, मेरा एक और सवाल है इस पर, अगर जीत जाते हैं और उसके बाद जो बाद में समाअत होती है इलेक्शन कमीशन में उसमें ना हल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा से इलेक्शन होगा? वाकई लग रहा है आपको कि वो नाअहल हो जाएंगे? आई डोंट नो, पाकिस्तानी सियासत है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है और यहाँ पर फैसले जो है ना आपको पता है इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की बात करनी है। इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है, कितने केसेस सामने आए हैं और क्या फैसले किए गए हैं NCOC के इजलास में, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कुछ कोरोना की। तो एक मरतबा फिर आशा केसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। टेस्टिंग्स जो हो रही हैं उसमें पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। कल बड़ा अहम इजलास था NCOC का और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि स्कूल्स बंद किए जाएंगे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद की जाएंगी 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए, 15 से 28 मार्च तक के लिए तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा दीगर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो एक मरतबा फिर से दोबारा उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। शाम 6 बजे वो शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। एक और हम बात कि पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं अकबर, जो सबसे ज़्यादा बात हो रही हैं वो भी पंजाब में हो रही हैं और सबसे ज़्यादा केसेस भी जो हैं वो पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा पंजाब की। वैसे ये लॉजिक मुझे तब भी समझ नहीं थी आई, अब भी समझ नहीं आई, ये शाम 6 बजे तक क्या होता है? शाम 6 बजे के बाद मुझे नहीं पता, उससे पहले कोरोना नहीं हो जाता। बहरहाल हुकूमत जो है उसकी जानिब से 60 साल से ज़ायद के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का अमल जो है वो भी अब शुरू हो चुका है। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए को आपको फौरी वैक्सीन फराहम करनी चाहिए। उसके लिए 1166 पर आप उनका जो ID कार्ड नंबर है वो टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा।
डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो केसेस बढ़े हैं उसके बाईस NCOC दोबारा से कुछ पाबंदियां लगाने जा रही है, तालीमी इदारों को भी बंद किया जा रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर तीसरी लहर का आगाज़ हो गया है कोरोना की? जी देखिए, इस वक्त बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास डेली स्टेटिस्टिक्स आती हैं और वो NCOC की मीटिंग में डिस्कस होती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो वो डाटा को देखते हुए हमें एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। ना सिर्फ केसेस में इजाफा हो रहा है बल्कि हॉस्पिटल एडमिशन्स जो हैं, जो कि ज़ाहिर सीरियस पेशेंट्स के होते हैं, वो भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इससे नज़र आ रहा है हमें कि एक कोरोना के अंदर दोबारा से इजाफा नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने जो सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो की खरीदारी का फैसला किया है, ये कब तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी? कैंसिनो बायो वो वैक्सीन है जिसके पाकिस्तान में ट्रायल हुए थे और तकरीबन 30,000 पाकिस्तानियों ने इसके ट्रायल में हिस्सा लिया था। तो जब भी कोई कंपनी अपने ट्रायल किसी मुल्क में करती है तो उनके साथ एक बुकिंग एग्रीमेंट होता है जिसके तहत वो वैक्सीन वो हमें जल्दी प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इनके साथ हमारा ये प्री बुकिंग एग्रीमेंट हुआ था, तो हम अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये वैक्सीन भी पहुंच जाएगी। और जिस तरह आपने कहा है कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है। और डॉक्टर साहब, तमाम पाकिस्तानियों के लिए वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी? पॉपुलेशंस को प्रायोरिटाइज किया गया था। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उसके बाद हमारी वो पॉपुलेशन है जो सबसे वल्नरेबल है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 60+ की पॉपुलेशन थी। अब इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है और इनको आज से वैक्सीनेशन हुई है। मैं समझती हूँ कि आइंदा 2 हफ्तों तक हमें उम्मीद है कि हम 50+ के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर देंगे। तो इस तरह ग्रेजुअली हम बड़ी एज से छोटी एज की तरफ आएंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये हमारे एल्डरली कवर हो जाएंगे, हम मजीद एज ब्रैकेट्स के लिए भी ये रजिस्ट्रेशन खोलते जाएंगे। ठीक है, केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब, वही जो हम पहले बात कर रहे थे, इसे थर्ड वेव कहा जा रहा है कोरोना की। तो कोई खास हिकमत अमली इस दफ़ा है हुकूमत की, कोई एक्स्ट्रा इक़दाम किए गए हों? जी बिल्कुल, जब फर्स्ट वेव आई थी तो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो है उनको काफ़ी इन्हेंस किया गया था। तकरीबन 2500 जो हैं वो ऑक्सीजन बेड सिस्टम में डाले गए थे। वेंटिलेटर्स जो हैं वो बहुत सारे ऐड किए गए थे, कोरोना वार्ड्स बनाए गए थे, कोरोना के आइसोलेशन हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। मैं समझती हूँ कि जल्दी हम इस जो एक अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है इसके ऊपर काबू पाया जाएगा। और इस वक्त हमारे पास जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो काफ़ी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हम हर रोज़ ही विटनेस करते हैं कि हम लोग SOPs पर अमल दरामद उतना ज़्यादा होते हुए नहीं देख रहे, जैसा कि हम आगाज़ में कोरोना के आगाज़ में देख रहे थे। शायद यही वजह है कि PSL जैसे इवेंट जो है वो भी मुकम्मल अभी तक नहीं हो सके। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? समझिए कि ज़िले इंतज़ामिया को ज़्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा हर शहर में, और इन SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद कराना ही इस वक्त वक्त की ज़रूरत है। और अगर हम समझते हैं कि और हम चाहते हैं कि मज़ीद फैलाव से हमें रोका जाए इस वबा को, तो ये SOPs जो है ये बहुत ज़रूरी है। और हुकूमत आने वाले दिनों में अगर फ़ाइन करना पड़ा फ़ाइन भी करेगी, जहाँ पर कोई बंद करने पड़ते हैं रेस्टोरेंट्स या इस तरह की जगह जहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी होती है, तो वो भी की भी जाती है और मज़ीद भी इनमें स्ट्रिक्टनेस की जाएगी। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी। अब मामला यही है नाज़रीन कि आपने भी कुछ अपने तौर पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा करना है, हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। अभी वैसे इससे निकल गए तो फिर उसके बाद बड़ी उम्मीद है कि उस वक्त तक वैक्सीन भी काफ़ी तादाद में आ गई होगी और हम फिर कम्प्लीटली इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत थोड़ी देर और आपने SOPs पर अमल दरामद करना है, एहतियात करनी है, सिर्फ मास्क पहनना है, उससे किसी का कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। अकबर, बड़ा इंटरेस्टिंग है पार्कोर। है वैसे क्या है पार्कोर? वही हम जानना चाहेंगे कि ये है क्या, क्योंकि मैंने कुछ इसकी वीडियोस देखी हैं। कुछ खेल कूद ही है, उछलना कूदना, खेल कूद नहीं, उछलना कूदना। उछलना कूदने के बारे में कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आजकल ये उल्टा ही हो गया, क्योंकि आप इस तरह के खेल जो हैं उनके ज़रिए दुनिया में अपना नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। यूरोप से ये खेल शुरू हुआ था और अब ये लाहौर भी पहुंच चुका है। वहाँ की जो वीडियोस हैं, खैर अभी लाहौर में तो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन वहाँ की जो वीडियोस हैं वो तो बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे मतलब लंबी जंप्स जो है ना, है वो देख के बाकायदा मतलब। अच्छा, और मजे की बात कि मर्दों के साथ साथ खवातीन भी जो है ना इस खेल में, पाकिस्तान में खास तौर पे पाकिस्तान में
तो इस खेल में बड़ी दिलचस्पी जो है वो लोगों की जानिब से ली जा रही है। और पाकिस्तान पार्कोर एसोसिएशन की वाइस चेयरमैन फातिमा नासिर साहिबा जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे हम जानते हैं कि वो जो है क्या कहती हैं इस खेल के बारे में, ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। फातिमा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा इस खेल के बारे में बताइएगा और इसमें महारत के लिए फ़िटनेस और चाकू चौबंद होना, जैसा कि हम वीडियोज़ में भी देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो जिस तरह से दीगर स्पोर्ट्स के लिए कुछ खास डाइट प्लान्स होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्या पार्कोर के लिए भी यही सब कुछ ज़रूरी है? देखिए, डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्लेयर एनी स्पोर्ट्स। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं, कोई फ़ायदा नहीं स्पोर्ट्स को करने का, वो सिर्फ आपकी बर्बादी है। क्योंकि डाइट जो है आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी रिकवरी करवाती है, आपकी जितनी भी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, आपकी डेवलपमेंट सिर्फ उसी से है और ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास फ़िलहाल इस वक्त कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। जो आपने घर से खाना खा लिया, जो ख्याल कर लिया, घर पे हम वो कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि हमें इसकी वही आगे बात, गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट कर रही है तो शायद अगर वो हमें डाइट के मामले में सपोर्ट कर दे, हमें स्टाइपेंड के मामले में सपोर्ट कर दे, हमें इक्विपमेंट की सपोर्ट कर दे, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप खुद एक ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं, आप पार्कोर यहाँ पे सिखा रही हैं लड़कियों को ख़ास तौर पे, तो कितना लड़कियों का रुझान इसमें आप देख रही हैं? अभी तक लाहौर में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे पास हर वर्कशॉप पे मिनिमम 20 to 25 to 30 ख़वातीन होती हैं हर वर्कशॉप में, और जब भी हम अनाउंसमेंट्स करते हैं हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है। सही। अच्छा फातिमा, पार्कोर में अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लेकर आने हैं और पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इस खेल को हमें करना है, तो उसके लिए हुकूमत का कितना ताउन दरकार होगा और क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता किया कभी? फ़िलहाल हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में काफ़ी सपोर्ट मिली है सन नसरुल्लाह राना की जानिब। उन्होंने हमें जगह दी, उन्होंने हमें ये पूरा हॉल दिया जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेयर वी वर बिफोर। और आई थिंक इस वक्त हमारे लिए यही काफ़ी है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, अपने प्लेयर्स को गेम के लिए रोज़ बुला सकते हैं। कोई वर्कशॉप करानी, कोई इवेंट करवाना है, वी कैन यूज़ द गवर्नमेंट प्लेस एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो लेकिन मैं समझती हूँ मज़ीद होनी चाहिए। अब जैसे हर स्पोर्ट्स में हर एक प्लेयर को स्टाइपेंड मिलता है, मी बीइंग अ नेशनल तो मुझे भी मिलता है। और पार्कोर भी एक ऐसी गेम है जिसमें हाईली स्किल्ड एथलीट्स हैं और इनकी डिमांड है ये कि हमें थोड़ा बहुत पॉकेट मनी इज़ व्हाट एवरी किड वांट्स। हर प्लेयर यही कहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत एफर्ट का मिलना चाहिए ना अपने। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इन बच्चों को इस फेडरेशन का नोटिस लें, इस पे हमारे से पूछें, हम बताएंगे, दिखाएंगे जो हमारी स्किल्स हैं और हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए। अच्छा, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं पार्क कवरिंग में वो कहाँ पे रब्ता करें फातिमा? और लाहौर के अलावा भी कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं दूसरे शहरों में? पाकिस्तान पार्कोर फेडरेशन इज़ द मेन लिंक टू ऑल ऑफ दिस। हमारे अंडर पाकिस्तान की सारी पार्कोर एसोसिएशंस आती हैं, फ्रॉम हज़ारा टू गिलगित, फ्रॉम सिंध टू मुल्तान, लाहौर, पेशावर, कश्मीर, इस्लामाबाद, एनी सिटी, हर सूबे में हमारी एक एसोसिएशन मौजूद है। और इसको हमने इजी किया है पाकिस्तान पार्कोर फेडरेशन का नाम देके। जब सारी एसोसिएशंस आती हैं, कहीं किसी शहर का भी हमारे पास आता है स्टूडेंट या प्लेयर, हम उसको अफिलिएट कर देते हैं उनकी रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल एसोसिएशन के साथ, जिससे आसान हो जाता है सबके लिए अप्रोच करना और उनको अपडेट्स देना हमारे इवेंट्स के बारे में, हमारी एक्टिविटीज़, वर्कशॉप, चैम्पियनशिप्स जो भी होती हैं हम उनको फिर कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम सारे पार्कोर जो पाकिस्तान के हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश अभी तक जारी है। ठीक है, फातिमा नासिर हमारे साथ मौजूद थी और ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रुझान है और ये एक पहली चीज़ है जिसको देखिए मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली। मैं समझा शायद आप कहीं पार्कोरिंग करने जा नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी ट्राई करने का इरादा नहीं रखती। एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए, मुझे अभी देख के अंदाजा हुआ है कि वो जो इसको रूफ टॉप पार्कोर कहते हैं वहाँ पे, वो छतों पे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। पाकिस्तान में लाहौर में इस तरह से मुमकिन नहीं है। नहीं, अंदरून लाहौर बड़ी जबरदस्त जगह है। अच्छा, अंदरून लाहौर में अगर आप जाके करेंगे ना, इंटरनेशनल पार्कोर प्लेयर को बुलाया हो और यहाँ पे वो देखिए टूरिज्म भी बढ़ा रहा हो, वो आपको बताएगी आगे जब आप लोगों को छतों के ऊपर दूसरे तीसरे से आप निकल जाएंगे, वो कौन सा मसला है। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ दीगर अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
टॉपिक है, आखिरी हमारा टॉपिक है, उस पर बात कर लेते हैं और ऐसे नौजवान की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं जिसे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी ने 1 साल तक दाखिला नहीं दिया, लेकिन एबटाबाद के नौजवान तालिब इल्म उमैर मसूद को बैनुल अक़वामी अमरीकी इदारे लैब रूट ने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दे दिया है। उमैर मसूद को लैब रूट ने यह एजाज़ 2 अलग अलग साइंसी तहकीकात करने पर दिया। और बेसिक आयशा आपको पता है यहाँ पे दाखिला क्यों नहीं था मिल रहा कि ग्रेड्स कम है। वो ये नहीं देखते कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो है उसका एप्टीट्यूड क्या है और उसका मतलब वैसे वो कितना शार्प है अपनी जो भी वो कर रहा है। सिर्फ ग्रेड्स पे आके और फिर इंटरनेशनली उसको, उमैर हमारे साथ वैसे मौजूद हैं, उमैर से ही बात करते हैं। तो उमैर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको दाखिला नहीं दे रही थी? जी, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो मुझे दाखिला नहीं दे रही थी उसकी ये वजह थी कि मेरे जो FSC और मैट्रिक है ना उसमें नंबर कम आए थे। क्योंकि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टे के ऊपर चलते हैं। आप 3 घंटा रखकर रट्टा लगा लें और उसके बाद एग्ज़ाम दे दें तो समझते हैं कि भाई आप बहुत जीनियस हैं, ठीक है। लेकिन मुझे रट्टा वट्टा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही कोई इतना पढ़ाई शाई में इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट था कि भाई मुझे जो दुनिया की मिस्ट्रीज़ हैं उससे सॉल्व करना है, जो मुश्किल चीज़ें हैं उससे सॉल्व करना है। उसी में मेरा सारा टाइम लग जाता था, तो फिर नंबर भी कम आया, इस वजह से नहीं दिया। सही, ठीक है। उमैर, ज़रा अपनी तहकीक के मुतालिक हमारे नाज़रीन को बताइएगा, और आपका तहकीकी काम किसी जगह शाया भी हुआ है? जी, मेरा तहकीकी काम जो है वो एक 2 जर्नल है, यूरोप जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी जो रॉयल सोसाइटी का जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ है, और एक हुआ है टिश्यू साइंसेज एंड रिजेनरेटिव मेडिसिन में, और अभी होगा जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमटेरियल में, और फिर एक और में होगा कि जर्नल ऑफ टिश्यू साइंसेज। ये 4 जर्नल है जिसमें मेरा पेपर शाया हो, 2 में हो गया और 2 में बना रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं उमैर, आपने पहले भी बताया रट्टा लगाने में आपको इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या यही चीज़ है जो दूसरे तालिब इल्मों से आपको मुनफरिद करती है? मार्क्स तो आपके कम थे लेकिन फिर भी आपने बड़ा काम करके दिखाया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी चीज़ दूसरे स्टूडेंटों से मुनफरिद करती है, क्योंकि वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और मैं भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैं उनसे मुनफरिद हूँ या उनसे अलग हूँ, मुझे ऐसा कोई फील ही नहीं होता। अच्छा उमैर, हमें नज़र आ रहा है कि आप कितने ब्रिलियंट हैं माशाल्लाह से, लेकिन जब आपको दाखिला नहीं मिला था मार्क्स कम होने की वजह से, तो आप मायूस हुए होंगे। तो किस ने उस वक्त आपका हौसला बढ़ाया? नहीं, मैं वक्ती तौर पे मायूस तो नहीं हुआ, अलबत्ता हर्ट हुआ हूँ। तो जो मेरे मामू हैं जिनके बारे में मैं कहता रहता हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। अच्छा, आखिरी सवाल उमैर, फ्यूचर गोल्स क्या है? मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो पहले भी बता चुका हूँ। मुझे जितनी भी रिसर्च करनी है वो पाकिस्तान के लिए करनी है, चाहे वो कैंसर के ऊपर हो, चाहे वो बीमारियों के ऊपर हो, चाहे वो बीमारियों को डिटेक्ट करने के ऊपर हो। ये सारी की सारी जो तहकीक है ना मैंने पाकिस्तान के लिए करनी है। मैं नहीं चाहता इस पर कभी भी जो है ना मेड इन USA, मेड इन UK लगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस पर जो मेड इन पाकिस्तान लगे, तो ये मेरे इरादे हैं आगे। उमैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो उनके इरादे हैं वो तो माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त हैं कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम उनकी जो सक्सेस है वो बेनकाब कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम की खराबी को। जो पहली बात उन्होंने की थी कि रट्टा सिस्टम और कॉन्सेप्ट क्लियर होना, और टीचर्स जो है मेरे ख्याल से उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि किस तरह से ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है सारे सिस्टम को। कि आज के शो का नाज़रीन वक्त ख़त्म हो गया है, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।